वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। और अब तक हम जो अपनी क्लास में कर चुके थे उसके बारे में यदि डिस्कशन करें तो हमारा जो डिस्कस पॉइंट था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके थे। फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में हम लोग देख चुके थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस हमने देख लिए थे। फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस हम लोग देख चुके थे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज कैपिटल स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी, इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती हैं, इनका कंसेप्ट और इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट। देखिए, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात इसके बारे में समझेंगे कि जब भी आप रेज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, जिसमें डेट्स और प्रेफरेंस कैपिटल को हम इंक्लूड करके चलते हैं, on the basis of equity share capital so as to increase the income of equity shareholders, that is to be known as trade on equity concept। इसके लिए पार्टिकुलरली हम एक कंडीशन फॉलो करके चलते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जो रेट ऑफ रिटर्न, जनरली जिसको आप ROI बोल देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ROI, जितना भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको जो इनकम होती है वो जब ग्रेटर देन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बीरिंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बीरिंग कैपिटल, इससे जब वो ज्यादा हो तब हम ये कहेंगे कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट है देन दैट विल बी बेनिफिशियल। साथ ही साथ हम इसमें एक बात और भी इंक्लूड करके चलते हैं, जितना भी आप कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल पेड करते हैं दैट शुड बी डिडक्टेड, दैट शुड बी डिडक्टेड। वो डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पर काउंट किया जाना चाहिए। डिडक्टेबल एक्सपेंस, डिडक्टेबल एक्सपेंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते वक्त वो एज एन एक्सपेंस घटाया जाना चाहिए। ये दो बातें हम लोग शामिल करके चलेंगे तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट जो है वो फॉलो किया जाएगा। ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेड ऑन इक्विटी का मतलब सिंपल सा है, उधार के पैसे को या फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल को, जिसमें कि आप बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शामिल करते हैं, उसको हम रेज करते हैं किसके साथ, इक्विटीज के साथ। किसके साथ, इक्विटीज के साथ। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इनकम होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो रेज करनी स्टार्ट कर जाती है। उसको हम बेसिकली EPS बोल देते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, दैट इज टू बी नोन एज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जितना भी पैसा आप बेसिकली कमा रहे हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, दैट इज टू बी नोन एज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी के ऊपर कि ट्रेड ऑन इक्विटी को अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे बेसिकली। देखिए, इसके लिए हम लोग एक पार्टिकुलरली एनालिसिस डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं EBIT, EPS एनालिसिस। EBIT, EPS
एनालिसिस, इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। यानी जो भी प्रॉफिट आप कमाते हैं अपने कैपिटल्स के ऊपर, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, वो उसके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि ईपीएस कहां पर बढ़ रहा है, कहां पर नहीं बढ़ रहा है, यानी ईपीएस का स्टेटस क्या है, किस कंडीशन में ईपीएस इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हम ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। चलिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि जब भी आप ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर सिंपली एक बात रखी जाती है कि आपने टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रखा है। ईबीआईटी ईपीएस के बारे में जब बात की जाती है तो वहां क्या बात रखते हैं कि टोटल कैपिटल आपकी कितनी इन्वेस्टेड है, टोटल कैपिटल। तो यहां पर हम टोटल कैपिटल को मान लेते हैं बेस 10 लाख रुपीज आपने बिजनेस में लगा रखे हैं, 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगा रखे हैं। और ये जो 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम क्रिएट कर लेते हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। इस तरीके से 3 सिचुएशन हम इसके लिए रख लेते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। अब मैं 10 लाख रुपए को अलग अलग जो ना पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूं। सपोज मैं एक ले लेता हूं अपना इक्विटी, क्योंकि मैं इक्विटी के साथ जो है बोरोड फंड को यूज करके देखना चाहता हूं कि ईपीएस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। जनरली ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते क्यों है, इस एनालिसिस के आधार पर यू कैन इजिली फाइंड आउट एज टू व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का हमारे ईपीएस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब ईबीआईटी लेवल सर्टेन हो, फिक्स्ड हो, यानी ईबीआईटी हर कंडीशन में मैं सेम कमा रहा हूं, तो वहां पर हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा ईपीएस पर। इस बात को मैं यहां बेसिकली क्या करता हूं, चेक करता हूं। तो सपोज करिएगा कि मेरे पास कैपिटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टेड है और उसमें मैंने इक्विटी और बोरोड फंड, ये दो प्रकार का जो है फंड इन्वेस्ट किया है, इक्विटी एंड बोरोड फंड। अब इक्विटी और बोरोड फंड में भी मैं जो है ना थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर लेता हूं। क्या सेग्रीगेशन कर लेता हूं कि सिचुएशन 1 में तो मैं ये मान लेता हूं कि 10 के 10 लाख रुपए मैंने इक्विटीज ले रखी है। सिचुएशन 2 में मैं ले लेता हूं कि 4 लाख रुपए की मेरे पास क्या है, इक्विटी, और 6 लाख रुपए का मेरे पास क्या है, बोरोड फंड। और सिचुएशन 3 में मैं ये ले लेता हूं कि 3 लाख रुपए की मेरे पास इक्विटी है और 7 लाख रुपए का बोरोड फंड है। देखिए, और किस लेवल पर है, जब मेरा ईबीआईटी तीनों कंडीशन में, ईबीआईटी तीनों कंडीशन में क्या है, सेम है। मैं मान लेता हूं कि 2-2 लाख रुपए मैं यहां पर अर्न कर रहा हूं, 2-2 लाख रुपए मैं यहां क्या कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं इक्वल कंडीशन पर। चाहे मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड सारा का सारा इक्विटी से हो, चाहे इक्विटी प्लस बोरोड फंड से हो, और उसमें भी चाहे मैं बोरोड फंड में तब्दीली कर रहा हूं, बदलाव कर रहा हूं और इक्विटीज को घटाकर जो है ना बोरोड को रेज कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो ईबीआईटी है वो कांस्टेंट है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक तो ईबीआईटी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे नंबर पर मैं यहाँ चेक करता हूँ कि जो बोरोड फंड है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दैट मैंने उसको फिक्स कर दिया है कि 10% बोरोड फंड है मेरे पास, 10% पर मैं ये बेसिकली कैपिटल लेकर चलता हूं। और नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल को भी फिक्स कर लेते हैं अपने, कितने रुपए पर शेयर का जो है हमारा शेयर है। तो 10 रुपए के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि पर शेयर हमारा 10 रुपीज का है। ठीक है, पर शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। चलिए आगे चलते हैं। जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट, वो टैक्स रेट जो क्या है हमारी बेसिकली, उसके बारे में भी एक डिसीजन ले लेते हैं हम लोग। टैक्स रेट जो है हम यहाँ ये मान लेते हैं कि दैट इज 30%, 30% की जो हमारी क्या है, टैक्स रेट है। अब 30% टैक्स रेट के साथ मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों कंडीशन में मेरा ईपीएस क्या होगा, तीनों कंडीशन में मेरा ईपीएस क्या होगा। देखिए ईपीएस के बारे में अगर बात की जाएगी
तो ईपीएस निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ईबीआईटी आपको लेना होता है। ईबीआईटी वो आप लिख लीजिएगा 2 लाख रुपए, टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए है आपका हर एक कंडीशन में। होप सो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या लिखना चाहता हूं। तीनों कंडीशन में 2 लाख रुपए है। अगर आप बात करेंगे अगर आप बात करेंगे ईपीए ईबीआईटी के बारे में, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं ये कितना है ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 लाख रुपए की यदि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है और 2 लाख रुपए का यदि आपको ईबीआईटी हो रहा है, तो ये इसका 20% कितना होगा, 20%। तो अगर मैं इस 20% को देखता हूं, तो यहां पर थोड़ा सा मैं और एक जो है बॉक्स बना लेता हूं। यहां आएंगे, सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी ट्रेड ऑन इक्विटी की। मेरी कंडीशन ये थी कि जो आर ओ आई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आर ओ आई, जो कि यहां पर कितना बनता है, 20% बनता है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। जो आपने बोरोड कैपिटल ली है या फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल है, उससे बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट मेरी कितनी है, 10% है, तो ये इससे बड़ा है, तो मैं इसको 10% रख लेता हूं। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है, और ये कंडीशन जब तक रहेगी हम यही कहेंगे कि हमारा ईपीएस जो है वो पॉजिटिव रहेगा और इंक्रीजिंग रेट से चलेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से चलेगा जब ये इस तरीके से रहेगा। जब जब आरओआई कम होता जाएगा तो ईपीएस भी हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ ईपीएस निकाल कर देखते हैं, मैं एक कंडीशन में आपको निकाल कर बताता हूं, बाकी दोनों कंडीशन में आप निकाल कर ये चेक करेंगे कि ईपीएस जो बोरोड फंड है, जैसे मैंने यहाँ कुछ नहीं था 6 लाख रुपए लगा दिए और यहाँ कैप इक्विटी को रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पर फिर 6 से 7 कर दिए, इक्विटी को रिड्यूस कर दिया, टोटल कैपिटल के बैलेंस को इक्वल रखते हुए। तो इस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा बेसिकली जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है घट रहा है। सिचुएशन 2 और सिचुएशन 2 में आप 3 में आपको क्या चेक करना है, ईपीएस चेक करना है। ईपीएस कि ये इंक्रीज हो रहा है कंपैरेटिव टू सिचुएशन 1, और ये इंक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली टू सिचुएशन 1 एंड 2। तो एक में निकाल कर आपको दिखा देता हूं कैसे निकलेगा। इसमें से आप सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। क्या माइनस करने वाले हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को यदि आप माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट 10% की रेट से हमें माइनस करना है, लेकिन क्योंकि हमें पता है सिचुएशन 1 में सारा का सारा पैसा मैंने कैपिटल में इक्विटी का लगा रखा है, बोरोड का कोई भी अमाउंट नहीं लगा है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट नील होगा। नील को हम यहाँ हटा देंगे, तो मेरे पास अब जो बचा प्रॉफिट वो बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स के प्रॉफिट को सिंपली आप क्या करने वाले हैं, टैक्स माइनस करेंगे इसमें से, और टैक्स की जब माइनस कर देंगे आप इसमें से, जो कि रेट कितनी है 30%, 30% रेट है, तो 30% रेट में 60,000 रुपए का हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पर टैक्स घटता है 60,000 रुपए। तो ये मेरे पास जो अमाउंट बचती है 1,40,000 की अमाउंट बचती है। ये अमाउंट बेसिकली उन शेयर होल्डर्स के लिए है जो कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्योंकि ये पैसा इन्हीं को देना है मुझे। अब मैंने जो बेसिकली हमारे पास क्या था, बेसिकली हमारे पास जो पैसा हमने लगा रखा था 10 लाख रुपए, उसमें से बोरोड फंड तो था नहीं, तो ये जो पैसा बचा टैक्स पेड करने के बाद वो किसका बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का बचेगा। और यदि पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का बचता है तो उनको पर शेयर हम कितना पैसा देंगे, पर शेयर उनका ईपीएस क्या रहेगा, उसको हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 लाख, 1 लाख शेयर हो जाएंगे। तो 1 लाख से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो आप यहाँ माइनस करेंगे, तो आपके पास निकल कर आता है कितना, 1.4 रुपीज पर शेयर, रुपीज पर शेयर, ये निकल कर आता है आपके पास। तो दैट इज कॉल्ड ईपीएस इन द सिचुएशन 1। आपको ऐसे ही ईपीएस निकालना है सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 में। और आपको ये चेक करना है कि ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूं ट्रेड ऑन इक्विटी की, कि जैसे जैसे बोरोड फंड को बढ़ाते जाएंगे इन द कैपिटल मिक्स, तो हमारा ईपीएस जो है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे देते हैं कि भाई टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए लगा रखी है आपने, और 10 लाख रुपए के अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो इक्विटीज एंड बोरोड फंड में इस तरीके से है। यदि हम बोरोड फंड को बढ़ा दें और ईबीआईटी हमारा कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में बताइए कि हमारे लिए क्या वो बेनिफिशियल सिचुएशन होगी
या बेनिफिशियल सिचुएशन नहीं होगी। तो वहां पर हम डायरेक्ट कंडीशन को चेक करके भी ये अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ईपीएस वहां बढ़ेगा या घटेगा। तो आरओआई यदि ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो डेफिनेटली हमारा क्या बढ़ेगा, ईपीएस इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ये तो वो हमारा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पर मैं सिंपल सी एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि आप के बारे में ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो 1 नंबर में पूछ ले और चाहे 6 नंबर में पूछ ले आपसे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप सो ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल के बारे में यदि बात करें तो पहला फैक्टर हमारा है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए हम पीछे भी इसके बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन दैट इज द केस ऑफ डिविडेंड डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इनके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की। देखिए जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये अफेक्ट होता है, तो कैश फ्लो पोजीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर रेगुलर कैश आपके पास आ रहा है, जब भी आपको इस चॉइस करनी होती है ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा हो, डेट कितना हो या इक्विटी कितना हो, तो आपको ये बात जरूर देखनी होती है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना होता है दैट हाउ मच कैश फ्लो पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कि उसके पास कैश रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, या अच्छी का मतलब क्या है कि वो क्या आसानी से, क्या वो आसानी से जो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल है, वो पेड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो इन दैट कंडीशन ही हैज द राइट टू, ही हैज द चॉइस टू ऑफ द डेट फंड। तो वहां पर आप डेट फंड को क्या करते हैं, एक प्रेफरेंस दे देते हैं यदि आपकी जो है ना कॉस्ट कैश फ्लो पोजीशन जो है वो बहुत ही अच्छी है। अगर ये अच्छी नहीं है तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर द इक्विटी कैपिटल। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट यदि आपको कम रेट पर अवेलेबल हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन यूज द कॉस्ट डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यदि इसकी रेट ज्यादा हाई है तो यू शुड ऑप्ट फॉर इक्विटी, आपको उसमें इक्विटी को ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स रेट। जब बात करते हैं टैक्स रेट के बारे में, तो देखिए टैक्स रेट क्या है, ये हमारे कॉस्ट ऑफ डेट को अफेक्ट करता है। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, एक बच्चे ने क्वेश्चन सेंड किया है। हाँ मैं बताता हूँ खुशी, एक बार आर्यन आपको भी मैं अनम्यूट करता हूँ, एक बार क्लास को जैसे ही और करता हूँ मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा फॉर टेकिंग द डाउट्स ओनली। आप अपने डाउट्स लिखते रहिए नोटबुक में ताकि मैं आपके डाउट्स उस क्लास में ले सकूं। फिलहाल मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और खुशी अग्रवाल आपने क्वेश्चन रखा कि सर कैश फ्लो पोजीशन एक बार फिर से बता दीजिए, तो सुनिएगा क्या होता है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास पैसा अमूमन बहुत अच्छी मात्रा में आ रहा है, पैसा जो है ना क्या आ रहा है, अच्छी मात्रा में आ रहा है, आपके बिजनेस में पैसा इजिली आपको अवेलेबल हो पा रहा है, आसानी से पैसा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि इजिली आप अपने डेट्स की पेमेंट कर सके, इजिली आप अपने डेट्स पर जो फिक्स कॉस्ट है उसकी पेमेंट कर सके, लाइक इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके या प्रेफरेंस पर डिविडेंड की पेमेंट कर सके। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो यू विल ऑप्ट द डेट कैपिटल इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो यू मस्ट ऑप्ट द इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा, टैक्स रेट पढ़ा। टैक्स रेट के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए अगर टैक्स रेट आपका जैसे जैसे बढ़ता है तो ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ता है तो आपको डेट कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट कंपोनेंट का जितना ज्यादा आप यूटिलाइजेशन करेंगे टैक्स रेट के बढ़ने पर, हमारा डेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट जो है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है आपकी, 10% है, और आपके पास टैक्स रेट जो है वो थी 30%। टैक्स रेट जो है वो है 30%। तो 30% टैक्स रेट पर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट होगी, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो होगी
10% से 30% लेस करने पर जो अमाउंट आएगी, तो ये 3% सीधा सीधा लेस हो जाएगा, तो 7% विल बी योर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है यदि 30% से 40% हो जाए तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, तो डेफिनेटली 40% हम लोग लेस कर देंगे, 40% हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, हमारी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट कितनी रह जाएगी, 6% रह जाएगी। तो जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी हमारी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट घटती चली जाती है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, हमारे डेट कंपोनेंट पर। तो इसका मतलब जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी, टैक्स रेट हाई होगी, तो कॉस्ट ऑफ डेट आप क्या करेंगे, जो है ना डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, कम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ेगी तो डेट कंपोनेंट को आप कम से कम यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, सॉरी ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट आपकी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, घटनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट करें, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी तो आप कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो आपकी घटनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और डेट आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा इसका रीजन यही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना डेट्स के ऊपर, वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, उससे प्रॉफिट कम होते हैं, जितना प्रॉफिट हमारा उससे कम होता है तो टैक्स भी उतना ही हमारा रिड्यूस हो जाता है। टैक्स रेट बढ़ती है लेकिन टैक्स हमारी अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यदि आप टैक्स रेट अपनी हाई करके चलते हैं और कॉस्ट ऑफ डेट जो है अगर आप पेड कर रहे हैं तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन आप याद रखेंगे, जब भी टैक्स रेट बढ़ेगी आप डेट्स को इंक्रीज करेंगे, डेट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी आपकी, वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ डेट आपकी क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है, अगर आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के बारे में, तो सिंपल बात है कि जो भी पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करते हैं, या उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि जो पैसा उन्होंने एज एन इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, उन शेयर होल्डर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको वापसी में क्या मिलेगा, दैट इज टू बी नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और ये हमारे जो है डेट कैपिटल के यूज को अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए डेट कैपिटल जो है हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगी, मतलब मैं कहना चाहता हूं इफ द डेट कैपिटल इज यूटिलाइज्ड मोर, अगर डेट कैपिटल आप ज्यादा ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, एज वी हैव डिस्कस इन द ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट। ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट में हमने यही तो पढ़ा था कि जैसे जैसे आप डेट कंपोनेंट को इंक्रीज करते हैं इक्विटी कैपिटल्स के साथ, तो उस कंडीशन में आपकी क्या बढ़ जाती है, ईपीएस बढ़ जाता है। और ईपीएस बेसिकली होता क्या है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको ही तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट डालता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर कि हमें कॉस्ट कंपोनेंट को यूज करना चाहिए या आपको इक्विटी कैपिटल को यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। जब आप बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में, तो वहां पर आप सिंपल से एक बात ध्यान रखेंगे कि जो डेट कंपोनेंट है उसको यूज करने के लिए आपको लेस फ्लोटेशन कॉस्ट पेड करनी पड़ती है, क्योंकि उसको इश्यू करने के लिए, उसको लेने के लिए आपको कोई पार्टिकुलरली प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता। आप डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, बैंक से पैसा रेज कर सकते हैं विदाउट एनी डूइंग रिजिड प्रोसेस। लेकिन इक्विटीज का पैसा यदि आपको अरेंज करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ए सेट प्रोसेस, और उसमें आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जहां कम होती है हम उस सोर्स ऑफ फंड को यूटिलाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली टू उस सोर्स ऑफ फंड के जहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो इक्विटीज होती है या सिक्योरिटीज होती हैं उनको इश्यू करने पर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है, तो ज्यादा आने पर हम उनका कम यूटिलाइजेशन करते हैं, जबकि जहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, वहां पर हम इक्विटी का पैसा ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सॉरी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, वहां ज्यादा पैसा हम उसका ही यूज करने की कोशिश करते हैं जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क कंसिडरेशन। देखिए रिस्क क्या होता है आपको पता ही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क इज आल्सो टू बी नोन एज बिजनेस रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क के अगर बारे में बात करें तो इसका सिंपल मतलब है इनकैपेबिलिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। आपने +1 में इसको पढ़ा होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स। जब आपके पास प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी रह जाती है, होती है, तो उस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि आपको रिस्क है।
यानी प्रॉफिट के कम होने के चांसेस है। और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जैसे जैसे आप डेट कंपोनेंट को बिजनेस में यूज करते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, किसको, डेट कंपोनेंट को, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं हुए, बिजनेस रिस्क ज्यादा हुआ आपका, और फाइनेंशियल रिस्क में डेट कंपोनेंट आपने बढ़ा दिए, तो होगा क्या कि प्रॉफिट ना होने की कंडीशन में भी यू मस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट कंपोनेंट। और इंटरेस्ट यदि आप पेड करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास एडवर्स कंडीशंस हो सकती हैं। आपकी कैसी कंडीशन हो सकती है, एडवर्स कंडीशन। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी डाउन जा सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या जा सकती है, डाउन जा सकती है। और वो हमारी फर्म के लिए एक अच्छा जो है ना सिंबल नहीं होता। इसलिए रिस्क कंसिडरेशन को भी देखना होता है कि किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है। और इसके बारे में मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करते थे आपको बताया था कि जो डेट कंपोनेंट होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर वो लो रिस्की होता है, लेकिन उस पर रिटर्न भी उनको कम मिलती है। ऑन द अदर हैंड यदि मैं बात करूं, जो इक्विटी कैपिटल होती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, वो जो है ना रिस्की, हाई रिस्की होता है, क्योंकि उनको उसके ऊपर प्रॉफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो जहां ज्यादा रिस्क होगा वहां ज्यादा इनकम मिलेगी, जहां कम रिस्क होगा वहां कम इनकम मिलेगी। चलिए कुछ नेक्स्ट और भी फैक्टर हमारे सामने, उनको और देख लेते हैं। एक फैक्टर हमारे सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो कि आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता क्या है। इसका बेसिक पर्पज होता है जो भी प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से। जितना भी आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर जो भी इंटरेस्ट आप पेड करते हैं उससे डिवाइड करके इसको निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये जितना ज्यादा होगा, ये रेशो जितना ज्यादा होगा, राइट, देखिए कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यू आर कैपेबल टू मेक द पेमेंट अगेन एंड अगेन। बार बार पेमेंट करने के कंटेक्स्ट में रहते हैं, बार बार पेमेंट करने के मतलब आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा है और डे बाय डे वो यदि इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में यू कैन यूटिलाइज द डेट कंपोनेंट वेरी इजीली। आप डेट कंपोनेंट को बड़े आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इक्विटी को छोड़कर डेट पर जा सकते हैं। लेकिन यदि कम है तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर द इक्विटी कैपिटल, क्योंकि उनके ऊपर हमें पेमेंट तब करनी होती है जब आपके पास प्रॉफिट हो, अदरवाइज हमें उनके ऊपर पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेट सर्विस कवरेज रेशो। देखिए डेट सर्विस कवरेज रेशो की जब बात की जाती है ना, तो यहां पर सिंपली उनके ऊपर इंटरेस्ट, बोरोड कैपिटल के ऊपर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड प्लस ऑब्लिगेशंस, जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, उन सबको शामिल करके चलते हैं। वो सारे पॉइंट हम शामिल करके चलते हैं। जनरली बैंक जो होते हैं वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो को और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक करते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग द लोन्स। तो उनके लिए बेनिफिशियल टर्म होती है, बेनिफिशियल रेशियो जो होते हैं वो एक कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकलता है डीएससीआर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इन सबको जोड़ दें और डिवाइड कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है बोरोड फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनकी पेमेंट करना। तो इनको यदि हम शामिल करके चलें तो उस कंडीशन में सिंपली क्या होता है कि ये जितना ज्यादा आपके पास हाई होगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। जितना ये आपके पास लो होगा उतना आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो डेट सर्विस रेशियो भी हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्योंकि आप यदि इजिली पेमेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव द एबिलिटी टू मीट द कैश कमिटमेंट्स ऑन टाइम, कि आप इजिली जो भी पैसा मांगने वाले लोग हैं उनको इजिली आप पेमेंट कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में यदि हाई है तो आपको क्या करना चाहिए, डेट कंपोनेंट को यूटिलाइज कर लेना चाहिए या प्रेफरेंस डिविडेंड को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। यदि ये कम है तो यू मस्ट गो फॉर द इक्विटी, उस कंडीशन में आप इक्विटी पर जाएंगे। और हाई है तो आप डेट कंपोनेंट की तरफ जा सकते हैं इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ये कैसे निकलता है, ईबीआईटी ओवर टोटल सेविंग्स। ये टोटल सेविंग्स स्टैंडिंग फॉर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अकाउंटेंसी में इसको बड़े अच्छे से आप समझते हैं एक इक्वेशन के थ्रू, जहां शेयर होल्डर फंड जो होते हैं आपके, उनमें यदि आप नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर लें, नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर लें तो वो इक्वल टू बन जाती है आपकी टोटल सेविंग्स कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल, राइट। या फिर नॉन करंट एसेट्स में आप क्या शामिल करके चलेंगे, करंट एसेट्स, और माइनस क्या कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या निकल कर आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर टोटल एसेट्स के अंदर आप माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज, तो भी आपके पास क्या निकल कर आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर नॉन करंट एसेट्स में आप क्या कर दें,
प्लस या माइनस कर दें, प्लस या माइनस कर दें वर्किंग कैपिटल। यदि वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो प्लस कर दे और नेगेटिव है तो माइनस कर दे, तो भी आपके सामने क्या निकल कर आएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। तो ये चार तरीके से कैपिटल इंप्लॉयड निकाली जा सकती है। तो होप सो ये आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि आप अकाउंटेंसी पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये यदि जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना इजीली आप डेट कंपोनेंट को पेमेंट कर पाएंगे, इक्विटीज को पेमेंट कर पाएंगे। और इक्विटीज की पेमेंट यदि आप कर पाएंगे तो जितना भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप डेट कंपोनेंट को यूटिलाइज करने में सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे। जितना कम होगा उतना हमारे लिए नुकसानदेह भी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल मिलाकर 13 to 14 पॉइंट्स है हमारे पास और अब तक हम 7 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। एक है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, अगर आपको इजीली डेट मिल सकता है मार्केट से तो आप डेट का यूटिलाइजेशन करिए, यदि आपको इजीली इक्विटी मिल सकती है तो आप इक्विटी का यूटिलाइजेशन करिए। देयर इज नो जो ना किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर। आप अगर डेट इजीली अवेलेबल है तो आप डेट को यूज करेंगे, इक्विटी आपको इजीली अवेलेबल है तो इक्विटी का यूटिलाइजेशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कंट्रोल कंसीडरेशन की अगर बात करें तो यदि आप चाहते हैं कि बिजनेस में कंट्रोल केवल शेयर होल्डर्स का ही बना रहे तो यू मस्ट गो फॉर द डेट कंपोनेंट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल बना रहे तो आपको डेट कंपोनेंट पर जाना चाहिए, क्योंकि डेट कंपोनेंट को हम किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं देते हैं और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है मैनेजमेंट डिसीजंस में। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाए, उसको हम बांट दें, सेग्रीगेट कर दें, अप्रोप्रिएट कर दें और लोगों के बीच में, तो यू मस्ट गो फॉर द इक्विटी कैपिटल। आपको इक्विटी कैपिटल के लिए जो ना ऑप्शन चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में भी समझाया था कि कई बार सेबी जो है ना वो हमारे ऊपर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डाल देती है कि अगर ऑथराइज कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए आपने मार्केट से ले लिए हैं तो उस कंडीशन में आप और ज्यादा कैपिटल मार्केट से नहीं रेज कर सकते, तो यू मस्ट गो फॉर द डेट कंपोनेंट ओनली। अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क क्रिएट कर रखा है सेबी ने तो हम उस कंडीशन में डेट कंपोनेंट को यूटिलाइज करेंगे। और ऐसे ही डेट कंपोनेंट के बारे में है, अगर आपने 100% डेट कैपेबिलिटी को यूज कर लिया है मार्केट से तो आप डेट कंपोनेंट मार्केट से नहीं ले सकते, तो यू मस्ट सीक फॉर द इक्विटी कैपिटल और द अदर सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशंस। देखिए स्टॉक मार्केट कंडीशन में भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक तो बुलिश फेस होता है आपका, एक बीरिश फेस होता है, राइट। बुलिश फेस होता है और दूसरा बीरिश फेस होता है। और दोनों के बारे में मैंने आपको कॉमन सी बात समझा रखी है कि बुल जो होता है दैट हैविंग द सिंग, उनके सिंग होते हैं, और सिंग जो है ना जनरली जब भी बुल किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है ना तो सिंग से मारने की कोशिश करता है। तो मार्केट में जब बुलिश फेस चल रहा हो तो इसका मतलब है इजीली आपको इक्विटी कैपिटल मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी, तो यू मस्ट गो फॉर द इक्विटी कैपिटल। अगर बीरिश फेस है तो लोग अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करना चाहेंगे, लोग सिक्योर्ड इनकम चाहेंगे, तो उस कंडीशन में यू कैन गो फॉर द डेट कंपोनेंट। तो आप इजीली डेट कंपोनेंट को मार्केट से क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर। दूसरों के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी हमें देख लेना चाहिए कि भाई वो किस कैपिटल मिक्स को यूज कर रहे हैं जिससे उनकी इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। यदि हम उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं, दूसरों के कैपिटल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्पफुल टू असर्टेन कि हमें डेट कंपोनेंट यूज करना चाहिए या हमें इक्विटी कंपोनेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, दूसरों के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी हमें यहाँ चेक कर लेना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे, नियर अबाउट 14 पॉइंट थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे और मैं थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद दोबारा से क्लास लॉग इन करूंगा। उसमें हम डाउट सेशन रखेंगे, जिनके जो भी डाउट हो प्लीज अपने नोट करके रखें, मैं वहां पर आपको माइक ऑन करके डाउट्स जो है ना आपके लूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उनके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो मैं इस वीडियो को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अब तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।